हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए यूपी जेल वार्डर की तैयारी करवा रहा हूं। अब आप लोगों का दोपहर के 3 बजे हिंदी का टेस्ट होता है, तो आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है क्योंकि 3 बज चुके हैं, ठीक है ना। और जो बच्चे पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, कई बच्चे टेलीग्राम पे ऐड नहीं हो पाते हैं क्योंकि लिंक जो है वो कभी कभी वर्क नहीं करता। अच्छा, ऐसा मेरे साथ नहीं है, ऐसा हर टीचर्स के साथ है जो भी टेलीग्राम यूज करता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, अपना टेलीग्राम पे जाइए, अकाउंट बना लीजिए और वहाँ इंडियन स्टडी सर्च मारोगे तो हम जो इंडियन स्टडी चैनल का लोगो है वहाँ पर आपको दिख जाएगा। वहाँ से ऐड हो जाइए, ज्वाइन हो जाइए। तो दो प्रक्रिया हैं टेलीग्राम पे ऐड होने की। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं तो उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं। तो उस विकारी शब्द को हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत प्लस श्वास, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सी व्यंजन संधि होगी? ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेही प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद। यहाँ से पता तो चल गया होगा कि विसर्ग संधि है, लेकिन इसका संधि क्या होगा? संधि विच्छेद दिया है, संधि पूछी है। तो यहाँ पर आपका निष्कलंक, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया। तो किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भोपाल में। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फारसी भाषा का शब्द नहीं है? जल्दी बताओ, फारसी भाषा का कौन सा शब्द नहीं है? पेपर। पेपर जो है ये फारसी भाषा का शब्द नहीं है। पेपर जो है वो फारसी भाषा का शब्द नहीं है। दुकान, पजामा, नापाकी, ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है क्वेश्चन नंबर 11 में। महत्व किस प्रकार से लिखते हैं आप बताओ। तो देखो, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में कारक बताओ। अब देखो, कारक चिन्ह कौन सा है? को। और को कारक चिन्ह किस में यूज होता है? जल्दी से बताइए, को कारक चिन्ह का यूज किस कारक में होता है? तो देखो, संप्रदान का की के। तो बताया ना, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, संप्रदान कारक। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा विदुषी। विदुषी जो है ये विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द होगा। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? जल्दी बताओ। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब देखो, अधिकरण कारक होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो, अधिकरण कारक में कारक चिन्ह होता है मैं यहाँ पर। अब आप बोलोगे तो यहाँ पर मैं यहाँ पर तो है नहीं है, ठीक है। देखो, अधिकरण यानी माने होता है आधार, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने व समय का पता चले तो वहां अधिकरण कारक होगा। अब देखो, समय का पता चल रहा अगले साल आएगा, तो इसलिए यहाँ अधिकरण कारक होगा। जरूरी नहीं है कि आपको कारक ही चिन्ह दे, तो कुछ इस तरीके से भी आपको पहचानना पड़ेंगे, समझ रहे ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि तन्मय का समानार्थक शब्द क्या होगा। तो तन्मय का समानार्थक शब्द हो जाएगा एकाग्रचित्त, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एकाग्रचित्त का मतलब होता है जो पूरी लगन से एक ही कार्य में लगे रहे। जैसे आप लोग टेस्ट दे रहे, तो आप लोग लगन से लगे हो ना कि हमारा सिलेक्शन हो जाए जेल वार्डन में। और जो पूरी लगन से नहीं लगा होगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। धवल का समानार्थक शब्द बताओ। तो धवल का जो समानार्थक शब्द होगा वह क्या हो जाएगा? उजला, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सफेद हो गया, निर्मल हो गया, उज्जवल हो गया, धौल हो गया, जत, ये सभी जो है धवल के पर्यायवाची शब्द हैं। आज्ञा का पर्यायवाची या समानार्थक शब्द बताओ। तो आज्ञा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आदेश, यानी कि पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से नीरज और निरूज शब्दों का सही अर्थ बताओ। तो देखो, नीरज मतलब होता है आपका कमल,
लेकिन नीरुज मतलब होता है लोग रहित, क्या, रोग रहित, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, घृणा शब्द के सही अनेकार्थी के रूप में विकल्पों को छांटिए। घृणा का सही अनेकार्थी शब्द बताना है। देखो घृणा का सही, देखो घृणा माने बादल भी होता, घिन भी होती, नफरत भी होता, श्रेणी भी होती, गली भी होती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो घृणा का मतलब आप सोच रहे होगे बादल बादल। अनेकार्थक का मतलब होता है एक शब्द के कई अर्थ, जैसे कनक, कनक माने सोना भी होता और कनक माने धतूरा भी होता होता ना। तो इस तरीके से आपके अनेकार्थी शब्द होते हैं। समानार्थी तो पर्यायवाची हो जाते हैं, लेकिन अनेकार्थी अलग होते हैं, यानी कि एक शब्द के कई अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सम उपसर्ग लगाए किस शब्द में। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। साप्रेम में तो लगा नहीं है, साकार में नहीं लगा, स्वीकार में नहीं लगा, सम संहार में लगा है सम उपसर्ग, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कालिया में प्रयुक्त प्रत्यय, अब देखो प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। ठीक है। अब कालिया में कौन सा प्रत्यय लगा होगा, तो कालिया में प्रत्यय लगा है या प्रत्यय, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कल भी समझाया था मैंने। अब ये नहीं सोचने ना कि लिया प्रत्यय कई लोग ये भी लगाएंगे, तो इसलिए मैं उनके लिए समझा रहा हूँ। अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा। अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम शब्द, तो अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनावृष्टि। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा, और अनावृष्टि का मतलब होता है वर्षा का अभाव या सूखा पड़ जाना। ठीक है। कल्पना का विलोम शब्द बताओ। विपरीतार्थक शब्द का भी वही होता है विलोम शब्द। तो कल्पना का विलोम शब्द क्या होगा, यथार्थ जो है कि कल्पना का विलोम शब्द होगा। कल आया था, कल यथार्थ का पूछा था तो वो कल्पना थी, और आज कल्पना का पूछ लिया। ठीक है। निर्विवाद में कौन सा समास है, निर्विवाद। अब देखो जब आपको कुछ समास समझ में नहीं आए ना, तो उसका समास विग्रह कर लिया करो। ठीक है ना। तो निर्विवाद में कौन सा समास है, जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास। ठीक है ना। अब देखो अव्ययी भाव समास पहचानने का तरीका क्या है, आगे आपको निर दिख जाए, प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, यथा दिख जाए, भर दिख जाए, सु दिख जाए, तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद जो है वो प्रधान नहीं होता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सजल आज स्कूल नहीं गया, इस यह किस तरह का वाक्य है। तो यह जो है वो निषेधवाचक वाक्य है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि यदि भी वह पंडित है फिर भी हठी है, तो संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर क्या होगा। ये जो है आपको सही उत्तर बताना है। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, यह एक मिश्रित वाक्य है। ठीक है। इसका संयुक्त वाक्य होगा क्या, कि वह पंडित है किंतु हठी है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दो सरल एवं स्वतंत्र वाक्य जब योजकों, यानी कि योजकों का मतलब और हो गया, तथा हो गया, एवं हो गया, इसलिए हो गया, ये योजक होते। ठीक है। तो हो गया, अन्यथा हो गया, फिर भी हो गया, ये आदि के द्वारा जोड़ दिए जाए तो इस तरह बने वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो एक वाक्य को चार भागों में विभक्त कर दिया गया है, जिस भाग में गलती है वही आपको पहचानना है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के घर को एक तो अद्भुत ऊपर से अनोखे होटल में परिवर्तित कर दिया गया, तो इसके किस भाग में गलती है। तो इसके तीसरे भाग में गलती है। ठीक है ना। वाक्य में शब्द होटल के स्थान पर स्मारक शब्द का प्रयोग होगा, समझ रहे, अनोखे स्मारक होगा, होटल नहीं। होटल का मतलब तो यानी कि जो कोई भी रह सकता है, लेकिन ये महात्मा गांधी के घर की बात हो रही है तो होटल तो होगा नहीं, स्मारक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मेहनत मंजूरी करके ईमानदारी से दो रोटी कमाने वाले लोगों की हमें इज्जत करनी चाहिए, तो बताओ इसके किस भाग में गलती है। तो देखो यहाँ पर तो आप ये देख लीजिए, ये मंजूरी आप सोच रहे होंगे कि नहीं ये गलत छपा हुआ है, मेहनत मजदूरी। तो इसको तो आप सही कर लीजिएगा, ये तो गलत छपा हुआ है। मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से दो रोटी कमाने वाले, यानी कि इसके तीसरे पार्ट में गलती है। कौन से,
तीसरे पार्ट में मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से कमाने खाने, यानी कि कमाने खाने, कमाने के बाद खाने आएगा, खाने वाले लोगों की हमें इज्जत करनी चाहिए। ठीक है ना? तो तीसरे पार्ट में गलती है। पीछे पीछे चलना, पीछे पीछे चलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको बोलेंगे हम अनुगामी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम अमूल्य बोलते हैं। ठीक है। राम आम खाता है, में वाच्य कौन सा है? तो यहाँ पर कौन सा वाच्य है? यहाँ पर कृतवाच्य है। ठीक है, देखो, राम आम खाता है में कृतवाच्य है, इसमें कर्ता मुख होता है, कृतवाच्य में कर्ता मुख होता है, इसमें अकर्मक तथा सकर्मक दोनों तरह की क्रियाओं का प्रयोग भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चा सुख, सॉरी, सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, तो फिल इन द ब्लैंक से मिलता है। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा? सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, अंदर से मिलता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आराम से बता सकते। तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा प्रसन्नता व्यक्त करना। छाती पर सांप लौटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ है ईर्ष्या होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे खग मृग के मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तो यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वियोग श्रृंगार रस। एक बार और हो चुका। चारों चरणों में समान मात्राएं वाले छंद को क्या कहते हैं? अगर चारों चरणों में समान मात्राएं हैं तो उन छंदों को हम सममात्रिक छंद कहते हैं। यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। जैसे चौपाई एक सममात्रिक छंद का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि उसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हरि गीतिका भी एक सममात्रिक छंद का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि उसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा कौन सा छंद होता है? तो दोहे का उल्टा कौन सा होता है? सूरठा, बता चुका कई बार। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कनक कनक तय शकुनी, जल्दी बताओ यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? जब एक शब्द की आवृत्ति दो बार आए, अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो, वहां कौन सा अलंकार होगा? जल्दी बताओ। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो तो वहां कौन सा अलंकार होता? अभी हाल ही तो बताया कौन सा अलंकार होगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। अब यमक नहीं ठोक देना, नहीं तो बिना सोचे समझे। यमक में एक शब्द की आवृत्ति दो बार आती है या उससे अधिक बार आती है और उसका मतलब हर जगह अलग अलग होता। ठीक है। लेकिन श्लेष में जो शब्द आएगा वो एक शब्द आएगा और उसकी जो अर्थ होंगे वो अलग अलग होंगे, तो वहां पर क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, तो ये इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका और लास्ट क्वेश्चन, लाघव चिन्ह का प्रयोग किस शब्द में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, लाघव चिन्ह का प्रयोग किस शब्द में किया जाता है? तो दोस्तों ये थे आपके 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन होता है वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।